हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय से रिलेटेड है। पेपर का नाम है शिक्षा की वैचारिक रूपरेखा। तो ये पेपर का नाम है। इस पेपर से रिलेटेड और भी चैप्टर्स की वीडियो डली हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विश्वविद्यालय के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी। तो ये चैप्टर 9 की वीडियो है। चैप्टर 8 तक की वीडियो डली हुई है, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में लॉन्ग में ज़रूर से आते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप्स में तो आते ही आते हैं। तो चलिए वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो क्लास में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विश्वविद्यालय के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में क्या प्रदान की जाती है? उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन। तो जब हमारी माध्यमिक शिक्षा समाप्त होती है तो उसके बाद हमें उच्च शिक्षा हमारी प्रारंभ होती है। तो उच्च शिक्षा कहाँ मिलती है? ये महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में और विशिष्ट शिक्षा संस्थानों में ये उच्च शिक्षा दी जाती है। तो यानी बेसिकली विश्वविद्यालय हमारे हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। तो यदि इंडिया में उच्च शिक्षा की जो बैकग्राउंड उसके बारे में बात करें तो ये हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। प्राचीन काल में भी गुरुकुल और आश्रमों में गुरु अपने पास बैठाकर अपने छात्रों को विशेष प्रकार के विषयों की उच्च शिक्षा प्रदान करते थे। और इस समय उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में वेद और वेदांगों की शिक्षा का बाहुल्य था। जैसे जैसे युग बदलता गया, शिक्षा के प्रारूप में चेंजेस आते गए, चाहे बौद्ध युग हो, मुस्लिम युग हो, ईस्ट इंडिया कंपनी का आना हो, कुछ भी हो। जैसे 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 युग बदलता गया, उच्च शिक्षा में बहुत ज़्यादा मतलब कि वो कहते हैं इम्प्रूवमेंट होता गया। फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहली समस्या यही थी कि हमें विश्वविद्यालयों का संचालन किस तरह से करना है, और दूसरा ये था कि अन्य विश्वविद्यालयों की हमें स्थापना भी करनी है। तो सन 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया और यही स्वतंत्र पहला भारत का शिक्षा आयोग था। तो इस आयोग के तहत ही अलग अलग विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने की थी। यदि विश्वविद्यालय के प्रकार की बात करें तो भारत में उच्च शिक्षा मुख्यतः कहाँ दी जाती है? विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में दी जाती है। लेकिन विश्वविद्यालय ही उच्च शिक्षा के वास्तविक केंद्र होते हैं, क्योंकि महाविद्यालय विश्वविद्यालय से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं। लेकिन मेन शिक्षा हायर एजुकेशन की कहाँ दी जाती है? हमें विश्वविद्यालय में मिलती है, और विश्वविद्यालय के निर्देशन में ये महाविद्यालय कार्य भी करते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार बहुत सारी बातें कही विश्वविद्यालय के संपर्क में। कोठारी आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालय वह स्थान है जहां सब अपने अपने योगदान के द्वारा सत्य की खोज करते हैं और अपनी शैक्षिक उन्नति के लिए व्यक्तित्व का विकास भी करते हैं। तो ये कोठारी आयोग का कहना था। यदि भारत में विश्वविद्यालय की बात करें तो हमारे भारतवर्ष में विश्वविद्यालय के 3 आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। पहला है स्थापना के आधार पर, दूसरा संगठन के आधार पर, तीसरा शिक्षा प्रक्रिया के आधार पर। तो ये 3 बेसिक आधार हैं जिनके आधार पर हमारे देश में यानी हमारे भारतवर्ष में विश्वविद्यालय को विभाजित किया जाता है। यदि स्थापना के आधार पर बात करें तो भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना केंद्र या फिर राज्य सरकार द्वारा पारित विधेयक के द्वारा होती है। इसीलिए जो विश्वविद्यालय केंद्र के द्वारा पारित होता है उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय कहते हैं, और जो राज्य के द्वारा पारित विधेयक के द्वारा होते हैं उसे राज्य विश्वविद्यालय भी कहते हैं। स्थापना के आधार पर 3 प्रकार के विश्वविद्यालय होते हैं: केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय और समकक्ष विश्वविद्यालय। केंद्र विश्वविद्यालय यानी ये विश्वविद्यालय केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं। इनका समस्त दायित्व केंद्र सरकार का होता है, यानी सब कुछ क्या सेंट्रल से जुड़ा हुआ होता है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय पर सीधे केंद्र का नियंत्रण होता है, और केंद्र राज्य विश्वविद्यालय या किसी भी उच्च शिक्षा केंद्र का अधिग्रहण करके उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे सकते हैं। तो ये सब विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी में है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो अलीगढ़ में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये आगरा में है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद में है, दिल्ली विश्वविद्यालय जो कि दिल्ली में है, विश्व भारती जो जादवपुर में है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ये भी दिल्ली में है। तो देश के राष्ट्रपति इन विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष होते हैं और कुलपति की नियुक्ति का अधिकार भी
राष्ट्रपति को होता है। तो क्योंकि इसे केंद्र विश्वविद्यालय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो कंट्रोल होता है वो केंद्र सरकार पर होता है। ठीक है। दूसरा है राज्य विश्वविद्यालय यानी स्टेट यूनिवर्सिटी। तो ये विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा शासित होते हैं। इनका समस्त दायित्व किसके पास होता है? राज्य सरकार पर होता है। तो इन विश्वविद्यालयों की स्थापना प्रबंधन राज्य सरकार के द्वारा पारित विधेयक के द्वारा होता है। इनके वित्त का भार भी राज्य सरकार पर ही होता है। इन राज्य विश्वविद्यालयों को जो यूजीसी होती है यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन्हें विकास के लिए अनुदान तो देता है यानी फंडिंग देते हैं। राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उन्हें विश्वविद्यालय के कुलपति चुनने का नियुक्त करने का अधिकार होता है। तो क्योंकि राज्य विश्वविद्यालय तो इसका सारा कंट्रोल राज्य सरकार के पास होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है उसका सारा कंट्रोल किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास। तो यदि राज्य विश्वविद्यालय की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय जो लखनऊ में है, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय जो गोरखपुर में है, कलकत्ता विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है जो कि महात्मा ज्योतिबा फूले विश्वविद्यालय जो बरेली में, ये सभी क्या है? राज्य विश्वविद्यालय यानी स्टेट लेवल की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका सारा कार्यभार सारा नियंत्रण राज्य सरकार पर होता है। समकक्ष विश्वविद्यालय यानी डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो इन विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त का भार इनकी संस्थापक और प्रबंधन संस्थाओं पर होता है यानी ये एनजीओज या फिर किसी संस्थाओं द्वारा ये यूनिवर्सिटीज स्थापित की जाती हैं। तो इनके कुलपति के जो नियुक्ति के विषय में जो आधार है, जो सामान्य नियम है वो नहीं है किसी भी तरह से, मतलब कि इनमें कुलपतियों की जो नियुक्ति का आधार होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो इस प्रकार के कुछ विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विकास और रखरखाव दोनों के लिए अनुदान यानी फंडिंग भी देता है और कुछ विश्वविद्यालयों को केवल विकास अनुदान ही देता है। तो इन विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति इनकी संस्थापक संस्था द्वारा ही होती है और इन विश्वविद्यालयों को कोई भी नियम करने से पहले सरकार की स्वीकृति लेनी होती है। तो इस तरह के विश्वविद्यालय दयाल बाग जो कि आगरा में है, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में और वनस्थली विद्यापीठ ये वनस्थली में है। तो इस प्रकार के ये विश्वविद्यालय जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज कहलाते हैं। दूसरा है संगठन के आधार पर यानी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब संगठन के आधार पर विश्वविद्यालय कितने होते हैं? तो भारतीय विश्वविद्यालयों को उनके संगठन के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है आवासीय विश्वविद्यालय यानी रेसिडेंटल यूनिवर्सिटीज। आवासीय विश्वविद्यालय की यदि बात करें तो ये विश्वविद्यालय आवासीय होते हैं यानी इनके साथ साथ हॉस्टल की सुविधाएं भी होती हैं। ये साधारणतः एक ही स्थान पर होते हैं और ये विश्वविद्यालय स्वयं ही अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, परीक्षाएं लेते हैं, शैक्षिक स्तर का निर्धारण भी करते हैं, उपाधियों का वितरण भी करते हैं, शिक्षकों की नियुक्ति, ये सभी कार्य स्वतः करते हैं यानी ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, ये सारा कार्य खुद करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसी तरह के विश्वविद्यालय जो कि एक तो सेंट्रल है और दूसरा कि ये स्वतः यानी अपने मतलब कि खुद स्वतः सारे कार्य करते, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। और इन विश्वविद्यालयों का नियंत्रण किस पर होता है? केंद्र सरकारों पर होता है। अब जो आवासीय विश्वविद्यालय हैं उन्हें भी 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, एकात्मक विश्वविद्यालय और संघात्मक विश्वविद्यालय। तो एकात्मक विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य एक स्थान पर होता है और संघात्मक विश्वविद्यालय में अनेक संगठन, महाविद्यालय और स्वायत्त कॉलेज होते हैं। इसलिए संघात्मक विश्वविद्यालयों को कभी कभी महाविद्यालयों का संकुल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है संबंधक विश्वविद्यालय यानी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज। तो इन विश्वविद्यालयों में क्या होता है? शिक्षण का कार्य नहीं होता है, ये उच्च शिक्षा के नियंत्रण का कार्य करते हैं और शिक्षण कार्य विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों में किया जाता है यानी जो संबंधित विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ केवल नियंत्रण का कार्य किया जाता है, लेकिन जो शिक्षण यानी पढ़ाई उससे एफिलिएटिंग जो महाविश्वविद्यालय होते हैं वहाँ होता है। और विश्वविद्यालय शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम, परीक्षा, नियम ये सब बनाकर नियंत्रण करते हैं उन महाविद्यालयों का। तो यदि उदाहरण के रूप में देखें तो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो कि आगरा में है, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय जो कि कानपुर में है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जो फैज़ाबाद में है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो जौनपुर में है और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो झांसी में। ये सब क्या है? संबंधित विश्वविद्यालय जो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ है और जो अपने से रिलेटेड महाविद्यालयों को पाठ्यक्रम, परीक्षा, नियम, नियंत्रण ये सब कार्य करते हैं।
थर्ड है आवासीय संबंधक विश्वविद्यालय यानी रेसिडेंटल कम एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज़। तो इस तरह के विश्वविद्यालयों में शिक्षण और कार्य विश्वविद्यालय प्रांगण में और से संबंधित महाविद्यालय दोनों में होता है। यानी जो आवासीय संबंधित विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ पे नियम वगैरह भी बनाए जाते हैं और पढ़ाई भी होती है। तो विश्वविद्यालय अपने यहाँ भी शिक्षण की व्यवस्था करते हैं और संबंधित महाविद्यालय में भी नियंत्रण रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो कि मेरठ में है, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय जो गोरखपुर में, ये सब क्या है, आवासीय संबंधक विश्वविद्यालय के उदाहरण है। इस तरह के विश्वविद्यालय मतलब कि अन्य महाविद्यालयों से अफिलिएटिंग भी होते हैं, संबंधक भी होते हैं और अपने विश्वविद्यालय में शिक्षा भी प्रदान करते हैं। तीसरा है शिक्षा प्रक्रिया के आधार पर यानी अकॉर्डिंग टू एजुकेशन प्रोसेस। तो विश्वविद्यालय को उनकी शिक्षा प्रक्रिया के आधार पर भी दो वर्गों में बांटा जाता है, पहला परंपरागत विश्वविद्यालय और दूसरा विश्वविद्यालय। तो परंपरागत विश्वविद्यालय की विचारधारा, कार्यक्षेत्र, अध्ययन विधि, कार्यप्रणाली औपचारिक और परंपरागत होती है यानी फॉर्मल तरीके से होती है, ट्रेडिशनल तरीके से होती है। फिर जो मुक्त विश्वविद्यालय यानी जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो वहाँ की विचारधारा, कार्यक्षेत्र, अध्ययन विधि, प्रवेश नियम, कार्यप्रणाली सब उदार होती है क्योंकि ये मुक्त, जैसे कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ नाम ही है, तो मुक्त विश्वविद्यालयों में आधुनिक संप्रेषण तकनीक जैसे कि रेडियो, टीवी, पत्राचार, कंप्यूटर, वीडियो कैसेट, ये सब का प्रयोग छात्रों को उनके अध्ययन में सहायता देने के लिए किया जाता है और अध्ययन केंद्रों पर पढ़ाई के बारे में सलाह देने का कार्य भी किया जाता है। जैसे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो नई दिल्ली में, राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद, इसी तरह के विश्वविद्यालय जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ यानी डिस्टेंस लर्निंग भी कराते हैं और यहाँ की जो कार्य प्रणाली वो अनौपचारिक है, परंपरागत नहीं है, पूरी तरह से मुक्त है। तो दोस्तों ये तो मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ क्या है, विश्वविद्यालय के क्या प्रकार है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है केंद्रीय विश्वविद्यालय का सामान्य परिचय दीजिए तथा इसकी विशेषताओं का उल्लेख करते हुए शिक्षण प्रक्रिया व प्रवेश प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है खुला विश्वविद्यालय से आपका क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। अथवा करके दूसरा क्वेश्चन है मुक्त विश्वविद्यालय का अर्थ बताइए तथा इसकी विशेषताएं क्या हैं। और अथवा करके एक और क्वेश्चन है खुला विश्वविद्यालय की भारतीय शिक्षा में भूमिका उपयोगिता को विस्तार से लिखिए। तो ये क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। यदि लघु और अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर की बात करें तो पहला प्रश्न है मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य क्या है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय, ये तीनों पर टिप्पणी। तीसरा क्वेश्चन है केंद्रीय विश्वविद्यालयों की क्यों आवश्यकता है। चौथा है केंद्रीय विद्यालय के क्या उद्देश्य हैं, केंद्रीय विद्यालय के उद्देश्य लिखिए और केंद्रीय विद्यालय योजना लिखिए। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इससे रिलेटेड आंसर भी लेकर आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिससे उन्हें भी हेल्प हो सके। कमेंट करके हमें अपने फीडबैक को ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। हमारी ID है @eduport27। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।